PBr322। तो एक ऐसा वेक्टर है, फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर है। किसने बनाया था इसको? सबसे पहले इसको डेवलप किया था बॉलीवर और रॉडरिच। ठीक, कब बनाया था ये? 1977 में। यूज क्या है इसका, किस काम में आता है? वेक्टर किस लिए बनाए जाते हैं? जीन क्लोनिंग। ठीक, तो जीन क्लोनिंग के लिए जो बनाया गया पहला आर्टिफिशियल वेक्टर था वो कौन है? PBr322। ठीक, अब इसके बाद में इसका नाम किस आधार पर रखा गया है? ये जो फर्स्ट लेटर है P, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लाज्मेट को, कि ये प्लाज्मेट से बनाया गया है। तो 3 टाइप के प्लाज्मेट से मिलकर ये बना है। ठीक, उनके नाम अभी हम लिख लेंगे। फिर B किसके लिए है? बॉलीवर। और R किसके लिए है? रॉडरिच। और ये जो नंबर है 322, ये क्या है? जिस लैब में इसको खोजा गया था, जितने एक्सपेरिमेंट के बाद में, तो ये उसका सीक्वेंस है या ऑर्डर है। तो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है क्या? 322। अब इसके बाद में इसका नॉमेनक्लेचर। इसका जो फर्स्ट वर्ड है P, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लाज्मिड। सेकंड क्या है? कैपिटल B, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये साइंटिस्ट का नाम है बॉलीवर। थर्ड R, ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड साइंटिस्ट रॉडरिच। ठीक, और जो नंबर है 322, ठीक, ये क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ऑन सेम लैब, एक ही लैब में जब इसकी डिस्कवरी की जा रही थी तो कौन से नंबर में इसकी डिस्कवरी हुई है ये बताता है। ठीक है, तो 322। ठीक, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? रेप्लिकेशन के लिए एक साइट की जरूरत होती है। क्या बोला जाता है उस साइट को? बताओ। डीएनए मॉलिक्यूल में जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस बिंदु को क्या बोला जाता है? ओराई। ठीक, ओराई, या फिर एक टर्म और उसके अलावा होता है इसमें, साइट ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्या होना चाहिए इसमें? साइट ऑफ रेप्लिकेशन। इसी को क्या बोला जाता है? ओराई। ORI। तो ओराई किसे कहते हैं? प्लाज्मेट का वह भाग जहां से डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। ठीक, और इस वाले भाग में सबसे ज़्यादा कौन से वाले बेस पेयर होते हैं? AT या GC। AT होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कितने बंद होते हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसको तोड़ना थोड़ा सा आसान होता है। अब ये जो ओरी है या ओराई साइट है, ये अब अगर हम देखें जो PBR है, ये 3 टाइप के प्लाज्मेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक, उसमें से जो ओराई साइट है वो किससे आती है? PMB1। ये एक ओरिजिनल प्लाज्मेट है जिसकी ओराई साइट को काटकर किसमें लगाया गया है? PBr322। ठीक, तो यहाँ पर ये वाली जो साइट देखो, ये वाला इतना भाग, ये भाग कौन सा है? ओराई, यानी जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब प्लाज्मिड में जो रेप्लिकेशन है वो किस दिशा में होता है? कौन सी दिशा में? एक दिशा में या दोनों दिशाओं में? दोनों दिशाओं में होता है। तो एक ऐसा होगा इसमें रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक, तो इसमें बस याद रखना है कि साइट ऑफ रेप्लिकेशन कौन से प्लाज्मिड से ली गई है? PMB1। ठीक है, सेकंड चीज क्या होनी चाहिए इसमें? सेलेक्टेबल मार्कर। यहाँ पर 2 टाइप के मार्कर जीन होते हैं। कौन से? एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा होता है कौन सा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है?
प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, ठीक। और एंटीबायोटिक का उपयोग किस लिए करते हैं? बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक। तो जब कभी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में ये वाली जो एंटीबायोटिक आती है तो इस टाइप के प्लाज्मिड को वो हार्मफुल या हार्म नहीं पहुंचाएगी। क्यों नहीं पहुंचाएगी? क्योंकि यहाँ पर इसके लिए रेजिस्टेंस वाला या इनका विरोध करने वाला जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सेट है सेलेक्टेबल मार्कर के? 2 सेट है, 2 सेट ऑफ मार्कर जीन। कौन सा सेट है? फर्स्ट है AMPR। किसके लिए? ये कौन सी एंटीबायोटिक के लिए? एम्पिसिलिन। एंटीबायोटिक। और सेकंड कौन सा है? सेकंड होता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। अब ये जो सीक्वेंस है ये किसका सीक्वेंस है? जीन का सीक्वेंस है। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ से कुछ क्या बनेंगे? सबसे पहले प्रोटीन बनेगी, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो प्रोटीन बनती है वो कुछ ऐसे एंजाइम बनाती है जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, इन दोनों दवाओं के जो असर है या इनके जो हार्मफुल इफेक्ट उसको दूर कर देते हैं, ठीक। इनके लिए ये कैसे बना देता है बैक्टीरिया को? रेजिस्टेंस। तो पहली चीज़ क्या होना चाहिए इसमें? साइट ऑफ रेप्लिकेशन। और दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर। एक तीसरी चीज़ होती है रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक। किसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट? एक ऐसी जगह जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर सकता है? कट लगा सकता है। और एक अच्छा वेक्टर वही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? रेस्ट्रिक्शन साइट हो। तो यहाँ पर देखो अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है बाम H1, ठीक। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है हिंद थर्ड, ठीक। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट है इको R1। इको R1 पढ़े थे अभी अपन ने लास्ट क्लास में। इको R1 क्या है? एक बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया में पाया जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक। ऐसे जो बाम H1 है ये बेसिलस की जो क्या है स्पीसीज है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो और भी है। एक क्या है? PVU1 PST1, एक है SAL1 और एक क्या है CLA1। इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए इसमें क्या है? रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक। और इस रेस्ट्रिक्शन साइट पर कट करवाकर हम क्या करवा सकते हैं? यहाँ पर जिस भी जीन की हमें कॉपी बनाना है उसको इसके अंदर इंसर्ट करवा दो, ठीक। और फिर इस प्लाज्मिड को कहाँ पहुँचा देंगे? होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल के अंदर जो ओराई साइट है यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो इसकी जैसी बहुत सारी कॉपीज बनेगी, ठीक। और उस कॉपीज को फिर क्या कर देते हैं? सिलेक्ट कर लो और उसके बाद में जो भी डिजायर जीन है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या हो गई? साइट ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर। और तीसरी चीज़ क्या लिखना है इसके बाद में? रेस्ट्रिक्शन साइट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन है? बाम H1। इसको जब काटना रहता है तो किससे काटते हैं? बाम H1 से, ठीक है। बाम H1 से क्यों काटते हैं? क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा लंबा रीजन किसके लिए है? बाम H1 के लिए। नोट कर लो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो कि इस पूरे प्लाज्मिड का साइज कितना होता है, ठीक। तो इसका साइज है 4.36 किलो बेस पेयर, ठीक। अगर इसको टोटल ओनली बेस पेयर में लिखेंगे तो कितना जाएगा? इसका आता है 4363 बेस पेयर, 4363 बेस पेयर, ठीक। और किलो बेस पेयर में लिखेंगे तो 4.36। हाँ, इस पूरे प्लाज्मिड का साइज। इसके बाद है क्लोनिंग प्रोसेस कि इसमें से क्लोनिंग कैसे करते हैं। तो आरडीटी के लिए हमने बताया थे, आरडीटी के जो स्टेप हैं सारे स्टेप यहाँ पर फॉलो होते हैं। क्या क्या लगता है आरडीटी में? सबसे पहले लगेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट या मेन डीएनए, ठीक। दूसरा कौन सा एंजाइम?
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तीसरी चीज़ क्या होगी वेक्टर, और फोर्थ होस्ट सेल। 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो मेन डीएनए है, ठीक, और प्लाज्मेट है, इनको हम क्या कर लेंगे आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। GOI क्या होता है? GOI जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन की हमें कॉपीज बनाना है, ठीक। इसके अलावा जो वेक्टर है इसको भी हम क्या कर लेंगे आइसोलेट और प्यूरिफाई। सेकंड स्टेप क्या होता है? इन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमें क्या करवाना है कट करवाना है। तो सेकंड प्रोसेस क्या हो जाएगी रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो यहां पर कौन से रेजिस्टेंस एंजाइम का यूज करते हैं? बाम H1, ठीक। तो बाम H1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जो मेन डीएनए है यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट और जो वेक्टर है दोनों को कट करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद में जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। कौन से एंजाइम की मदद से? डीएनए लाइगेज, ठीक। अब इसके बाद में जो हमें डीएनए मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक। और अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? कौन सी सेल में? होस्ट सेल में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक, और इसकी बहुत सारी कॉपी बन जाएगी, रेप्लिकेशन होगा, और उसके बाद में जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है ना। तो ये आरडीएनए है, डीएनए से डीएनए बनेगा, रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, तो इसके जैसी बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी, ठीक। अब अगर हमें पहचानना है कि कौन सी सेल में ये वाला डीएनए प्रेजेंट है, क्योंकि कॉपीज बनती है तो वो सेल के अंदर होगी, ठीक। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया डुप्लीकेशन करता है, मतलब कि 1 से 2 बैक्टीरिया, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बैक्टीरिया बनते हैं। तो कौन से बैक्टीरिया में ये वाला आरडीएनए प्रेजेंट है और किस में नहीं है, इसके लिए एक प्रोसेस होती है सिलेक्शन प्रोसेस, स्क्रीनिंग प्रोसेस, ठीक। PBR322 जो वेक्टर है उसमें ये वाली साइड कौन सी थी? ओराई साइड थी, ठीक। और बाम H1 के लिए साइड कहाँ पर थी? इस तरफ है। इसके अलावा 2 जीन के लिए और साइड थी, कौन से जीन? एक था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक, और एक कौन सा था टेट्रासाइक्लिन। तो ये साइड कौन सी हो गई ओराई, ये हो गई बाम H1 के लिए, ठीक। ये किसके लिए है? टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के लिए, और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के लिए, ठीक। अब बाम H1 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इससे कट कराएंगे तो कहाँ कहाँ कट लगेगा? पहला कट यहाँ पर, ठीक, और सेकंड कट यहाँ पर। तो इस वाले प्लाज्मिड का जो इतना वाला पार्ट है ये यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा इतना, ठीक। इसके बाद में सेम एंजाइम से इसमें कट लगाएंगे, यहाँ पर भी बाम
H1 से। ठीक, इसके बाद में ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको यहाँ से उठाकर कहाँ पर लाया जा सकता है, जहाँ से ये वाला भाग कटा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार अगर हम देखें फिर दोनों को क्या कर देंगे, एक दूसरे से लाइगेट करवा देंगे। कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज। अब लाइगेट करने के बाद में जो हमें क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। उस डीएनए को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए। ठीक, अब जब इस आरडीएनए को अंदर भेजा जाता है किसके, बैक्टीरिया के या होस्ट सेल के, तो होस्ट सेल में इसके 3-4 टाइप के रिजल्ट मिल सकते हैं। पहला रिजल्ट क्या होगा, एक कंडीशन ले लेते हैं, कौन सी, ए। मान लो जितने भी बैक्टीरिया हैं सभी में कौन सा डीएनए आ गया, आरडीएनए आ गया। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मान लो इस वाले पार्ट पर जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर ऐड नहीं हुआ, ये वाला जो प्लाज्मिड है फिर से जैसे कि वैसे जुड़ गया, खुद ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ लाइगेट। सेल्फ लाइगेट। ठीक, अगली कंडीशन क्या बन सकती है, एक कंडीशन ऐसी बनेगी जिसमें ये वाला डीएनए भी हो और सेल्फ लाइगेट भी हो। ठीक, मतलब जिसमें कौन कौन सा डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और दूसरा कौन सा डीएनए है, सेल्फ लाइगेट। ठीक, अब फोर्थ कंडीशन डी, जिसमें ना तो सेल्फ लाइगेट डीएनए आया और ना ही आरडीएनए आया, ऐसी सेल को क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। ठीक, 4 कंडीशन बन सकती है कि एक में क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। ठीक, एक में जो सेल्फ लाइगेट डीएनए आ गया, एक कंडीशन ऐसी कि जिसमें आरडीएनए भी है और सेल्फ लाइगेटेड डीएनए भी है, और अगली कंडीशन ऐसी कि जिसमें किसी भी टाइप का कोई डीएनए नहीं आया है। तो 4 कंडीशन हो गई, ए बी सी डी। अब हमें इसको क्या करना है, पहचानना है। ठीक, तो पहचानने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसका नाम होता है सिलेक्शन प्रोसेस या स्क्रीनिंग मेथड। स्क्रीनिंग मेथड में क्या करेंगे, एक पेट्री डिश में चारों टाइप या पूरे सैंपल ले लेंगे, सैंपल ए बी सी और डी, और उनको उगाएंगे। ये जो दो उनको कल्चर करवाएंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले जिसमें एंटीबायोटिक हो, और एक एंटीबायोटिक कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन। ठीक, जैसे नहीं, सिर्फ 2 लेते हैं। सपोज ये क्या है, एक पेट्री डिश है, सिर्फ इतने वाले पार्ट को लेंगे ना, और इसमें हमने चारों टाइप के बैटरी रखे हैं। कौन से, ए बी सी और डी। इसमें भी ए बी सी और डी। अब क्या होगा, इस फर्स्ट वाली पेट्री डिश में हमने एक एंटीबायोटिक डाल दी, कौन सी, एम्पिसिलिन। ठीक, और जो दूसरी पेट्री डिश है इसमें कौन सी एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन। अब बताओ इसमें से कौन सी वाली जो कल्चर मीडियम है या कौन सी वाली जो बैक्टीरिया है वो नहीं मरेंगे। जिस किसी में भी एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन होगा वो वाले बच जाएंगे, जिसमें इसके लिए रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा वो मर जाएंगे। ठीक, अब 4 कंडीशन हमने बताए थे। एक ए में क्या था, कौन सा डीएनए था, आरडीएनए था। ठीक,
अब RDNA किससे किससे मिलके बना है? एक था जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला और एक था वेक्टर। वेक्टर में एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। अब जिसमें RDNA है तो ये वाली जो बैक्टीरिया है ये सर्वाइव करेंगे या मर जाएंगे? सर्वाइव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं बी। इसमें जो DNA है वो सेल्फ लाइगेटेड वाला है, मतलब जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, ठीक। अब प्लाज्मिड नहीं है तो इसके लिए जीन्स होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला जो बैक्टीरिया है कैसा हो जाएगा? मर जाएगा। चलो रेड से बना लेते हैं, मर गया। सी, इस कंडीशन में कौन से DNA थे? RDNA था, रिकॉम्बिनेंट DNA और सेल्फ लाइगेट। तो ये एम्पिसिलिन वाले मीडियम में बचेगा या मर जाएगा? बच जाएगा, तो ये सर्वाइव करेगा। डी वाले में क्या था? इसमें ये नॉन ट्रांसफॉर्म सेल थी, मतलब इसमें किसी भी टाइप के जीन्स नहीं है, तो ये वाला भी जो है बैक्टीरिया क्या जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। सेम कंडीशन लेते हैं कहाँ पर? टेट्रासाइक्लिन में। तो ए में क्या है? इसके लिए रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है तो ये सर्वाइव कर जाएगा, ठीक। ये वाला बी ये नहीं करेगा, डी वाला ये भी सर्वाइव नहीं करेगा और सी वाला सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या है? टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंस जीन है कौन सा? TETR, ये प्रेजेंट है इन दोनों में। और यहाँ पर कौन सा जीन प्रेजेंट है? AMP, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक। तो इस विधि से पता लगाया जाता है कि किस में रिकॉम्बिनेंट जीन प्रेजेंट है और किस में नहीं है। अब यहाँ से जो लाइव वाले बैक्टीरिया है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, ठीक, और जो जिनकी डेथ हो गई है उनको अलग कर लिया जाएगा, ठीक। इसको क्या बोला जाता है? स्क्रीनिंग मेथड। आगे समझ में? चलो देख लो। ये तो बाद में भी बना सकते हो ना आप, इसको हम सेंड कर देंगे, ठीक। चलो ये इतना ही था। नेक्स्ट कौन सा वेक्टर है इसके बाद? PBR 322 के बाद में इसी के जैसा एक और वेक्टर बनाया गया था जिसका नाम था PUC8।